नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। और दोस्तों ये लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। दोस्तों इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है और इस बुक का कोई भी तोड़ नहीं है। कोई भी छात्र जो तैयारी करता हो उसे ये बुक बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। तो दोस्तों आइए हमारे साथ इसे बिल्कुल शुरू से अंत तक पूरा कीजिए। तो दोस्तों इसमें अभी हमारा अध्याय नंबर 2 चल रहा है, जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर आज हम करेंगे 29, जिसका नाम है प्रमुख आयोग एवं परिषदें। तो दोस्तों इससे पहले 28 प्रश्नावलियों के वीडियो हम बना चुके हैं और सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो वहाँ जाकर सभी वीडियोस ज़रूर देखें। और दोस्तों इससे पहले भी भारतीय इतिहास के भी सभी वीडियोस बन चुके हैं और ये भी पूरा कर दिया गया है। तो दोस्तों इन सभी के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों आज करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 19, प्रमुख आयोग एवं परिषदें। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 29 का, और जिसका नाम है आयोग एवं परिषदें। तो दोस्तों ये हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ है। दोस्तों क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून द्वारा हुआ है। यह संविधान द्वारा नहीं हुआ, यानी कि इसे बाद में संसद के द्वारा कानून बनाकर लाया गया। तो दोस्तों क्षेत्रीय परिषद आखिर होता क्या है। तो दोस्तों क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक नहीं है, यह वैधानिक है, यानी कि ये संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं। और इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की गई। दोस्तों क्षेत्रीय परिषद का कार्य है कि आपसी विचार विमर्श के बाद आर्थिक और सामाजिक नियोजन, भाषाई अल्पसंख्यकों, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे आम विषयों से संबंधित अनुशंसाएं करना है। क्योंकि क्षेत्रीय परिषदें परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाले निकाय हैं। क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य राज्यों, संघराज्यों और केंद्र के मध्य सहयोग और समन्वयन यानी कि तालमेल को बढ़ावा देना होता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषदें यानी जोनल काउंसिल क्या होती हैं। तो दोस्तों क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयां होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया। तो दोस्तों 1956 में क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए 5 आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी। तो दोस्तों इससे हमने पहले भी बताया था आपको कि जो 5 परिषदें थी वो कौन सी थी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी तथा मध्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भी 5 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में क्षेत्रीय परिषदों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनके मुख्यालय का स्थान दिया है। तो ये बताना है कि कौन सा क्षेत्रीय परिषद किस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पहला है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और जो मध्य परिषद है उसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो पूर्व का क्षेत्र है उनकी परिषदों का मुख्यालय है कोलकाता में। और पश्चिमी परिषद का मुख्यालय मुंबई में तथा दक्षिणी परिषद का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। तो दोस्तों इसमें ए का 1 है, बी का 2, सी का 3,
डी का 4 और ई का 5। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 कि अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण किसके द्वारा होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संवैधानिक प्रावधान द्वारा होता है। दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद यह एक तंत्र है जिसे भारत में केंद्र और राज्य और अंतर्राज्य समन्वय और सहयोग का समर्थन करने के लिए गठित किया गया था। दोस्तों, यह अनुच्छेद 263 में के तहत इसकी स्थापना की गई, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ऐसी संस्था का गठन कर सकते हैं यदि इसकी आवश्यकता महसूस हो। और दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद को राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने और सलाह देने और कुछ या सभी राज्यों या केंद्र या एक से अधिक राज्यों के समान हित वाले विषयों की पड़ताल तथा विमर्श करने का अधिकार प्राप्त है। यह राज्यों के सामान्य हित के अन्य मामलों पर भी विचार करता है जो परिषद के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया हो। परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक हो सकती है और परिषद एक स्थायी समिति होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संस्तुति पर किया गया? तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने के पीछे जिस समिति की संस्तुति है, मतलब जिस समिति ने इसकी सिफारिश की थी, वह थी सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है कि सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा है कि जो सरकारिया आयोग था या जिसे सरकारिया कमीशन कहते हैं, उसकी संस्तुति पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत इसका गठन हुआ? तो दोस्तों, यह अनुच्छेद 263 था, जिसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी 28 मई 1990 में। 28 मई 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? तो दोस्तों, वह प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, जिनके कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा निर्णय लिया गया? तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वह था राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटें। राज्यपाल को सक्रिय राजनीति में न लौटने की हिदायत दी गई और यह अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में इसका निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। की जा सकती नहीं, राष्ट्रपति ही इसकी स्थापना करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य यह है कि राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। बिल्कुल सही है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना, ये भी सही है। उपर्युक्त विषय विशेषकर इनसे संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ये भी सही है। तो दोस्तों, इसमें तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न में अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य दिए गए हैं कि उनके कौन से प्रमुख कार्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। प्रश्न में पूछा है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? दोस्तों,
1950 में योजना आयोग का गठन हुआ और यह संघीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित क्या हुआ? दोस्तों, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह है अशोक चंदा का विचार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया है? तो दोस्तों, नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। दोस्तों, जिस आयोग का पहले नाम योजना आयोग था, अब उसे नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल अशोक चंद्रा ने बताया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कि पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो यह हुआ था योजना सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा से पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, पूर्ववर्ती योजना आयोग को निम्न में से किसने कहा था कि यह न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी एक आर्थिक मंत्रिमंडल है? तो यह कहा था अशोक चंद्रा ने कि न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी यह आर्थिक मंत्रिमंडल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, पूर्ववर्ती योजना आयोग के पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? प्रश्न में पूछा गया है कि जो पूर्ववर्ती योजना आयोग था, उनके इन 6 नामों में से कौन से सदस्य थे? तो दोस्तों, पूर्ववर्ती योजना आयोग का जो सदस्य होते हैं वे होते एक तो वित्त मंत्री और योजना मंत्री। तो 2 और 5 सही है। ऑप्शन डी 2 और 5 इसमें सही उत्तर होगा। वित्त मंत्री और योजना मंत्री पूर्ववर्ती योजना आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, पूर्ववर्ती योजना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, पूर्ववर्ती योजना आयोग के संबंध में जो कथन सही है वह है कि इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और यह एक कॉलेजिएट संस्था है। तो दोस्तों, इसमें 1 और 4 कथन सही है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था यानी कि दोस्तों, संविधानेतर यानी कि संविधान में इसका कोई उल्लेख न हो, उसे संविधानेतर कहते हैं, जो संविधान में बाद में जोड़ा गया हो। तो दोस्तों, नीति आयोग संविधानेतर संस्था है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो दोस्तों, इनमें हमें बताना है कि संविधान का अंग कौन सा नहीं है। तो निर्वाचन आयोग अंग है, वित्त आयोग यह भी संविधान का अंग है, अंतर्राज्यीय परिषद यह भी संविधान का अंग है, लेकिन नीति आयोग ये संविधान का अंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है? दोस्तों, क्या ये सरकारी विभाग है, क्या ये स्वायत्त निगम है, या ये एक मंत्रालय है, या परामर्शदात्री संस्था है? तो दोस्तों, नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर और विधिवार निकाय है? दोस्तों, इन 4 निकायों के यहाँ नाम दिए हैं, 3 निकायों के नाम दिए हैं और इसमें हमें बताना है कि ऐसा कौन सा है निकाय जो संविधानेतर है और विधि बाहर है, मतलब विधि के बाहर और संविधान से भी संविधान में नहीं है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद ये तीनों ही, राष्ट्रीय एकता परिषद और नीति आयोग ये तीनों ही संविधानेतर और विधिवार निकाय है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इन सभी परिषद या आयोग का गठन संविधान गठित करते समय कोई उल्लेख नहीं किया गया, ना ही कोई उसमें उल्लेख है। यह एक कानून है जो बाद में बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35,
योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 ईस्वी में। 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 है, नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों, नीति आयोग का सभापति जो है वह प्रधानमंत्री होता है। सभापति बोल सकते हैं या अध्यक्ष बोल सकते हैं। तो नीति आयोग का पदेन सभापति प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 है कि भारत के नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, पढ़ते हैं हम कौन सा कथन इसमें सही है। तो नीति आयोग के संबंध में जो कथन सत्य है वह यह है कि नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये बिल्कुल सही है। इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये भी सही है। और इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, यह भी सही है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समान महत्व दिया गया है? तो दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान ही महत्व का दर्जा दिया गया है। तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वह कैबिनेट मंत्री के समान ही माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो दोस्तों, जो सही है पहले हम वह देखते हैं। तो नीति आयोग के विषय में जो सही है वही है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, बिल्कुल सही है। और इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी सही है। तो दोस्तों, इसमें जो सही नहीं है वह यह है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों, ये सही नहीं है। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होता है वही इस आयोग का अध्यक्ष होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बदलेगा तो इसका अध्यक्ष भी बदल जाएगा, इसीलिए इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह गलत है। ऑप्शन 20 में करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? तो दोस्तों, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। बाकी वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और निर्वाचन आयोग ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद सर्वोच्च मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो सर्वोच्च मंत्रिपरिषद या राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य किसके सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य में शामिल हैं संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। ये सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संवैधानिक और विधितर संस्थाएं हैं? तो इनमें राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषदें और अंतर्राज्यीय परिषद में केवल अंतर्राज्यीय परिषद जो है वही संवैधानिक और विधितर संस्था है। तो ऑप्शन डी केवल 4 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में इनमें से कौन शामिल नहीं है ये हमें बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य। ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यों के राज्यपाल यह उनके सदस्य नहीं होते।
अगला प्रश्न नंबर 48 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण करना और उन्हें सुनिश्चित करना। पंचवर्षीय योजना का निर्धारण और उन्हें सुनिश्चित करना राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग क्या है। दोस्तों, वित्त आयोग एक पंचवर्षीय निकाय है। वित्त आयोग एक पंचवर्षीय निकाय है। अगला प्रश्न नंबर 50, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है। दोस्तों, वित्त आयोग का निर्माण भारत का राष्ट्रपति करता है। यह वित्त आयोग के निर्माण की प्रक्रिया अनुच्छेद 280 में दी गई है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, वित्त आयोग का निर्माण और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न नंबर 52, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है। दोस्तों, वित्त आयोग का गठन होता है 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न नंबर 53 कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है। तो संवैधानिक निकाय या संस्था है इनमें वित्त आयोग। इसका अर्थ यह है कि वित्त आयोग का उल्लेख संविधान में किया गया है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 54, भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। तो वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। वित्त आयोग का कार्य है कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। अगला प्रश्न नंबर 55, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से कौन निभाता है। तो दोस्तों, इससे पहले प्रश्न में भी बताया कि केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वित्त आयोग। अगला प्रश्न नंबर 56 कि राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित किसके द्वारा होता है। राज्यों के लिए सहायता अनुदान राजस्व आवंटित वित्त आयोग द्वारा होता है। वित्त आयोग के द्वारा ही राज्यों को सहायता राशि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न नंबर 57 कि सामान्यतः 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की स्थापना क्यों की जाती है। तो दोस्तों, वित्त आयोग की स्थापना केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 58, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। राज्यों के कर को निर्धारित करने का अधिकार है वित्त आयोग के पास। अगला प्रश्न नंबर 59, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है। तो वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु वित्त आयोग की मुख्य एजेंसी है, जो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों को निपटाती है। अगला प्रश्न नंबर 60, भारत में संघीय वित्त संबंध किससे रखता है। तो संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। अगला प्रश्न नंबर 61, भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव वित्त आयोग द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 62, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करते हैं। तो दोस्तों, संघ और राज्यों के मध्य में वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न नंबर 63 है कि कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। तो दोस्तों, वह प्राधिकरण है वित्त आयोग, जो राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। अगला प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो दोस्तों, वित्त आयोग के जो कार्य हैं पहले हम वह देख लेते हैं। तो वित्त आयोग का कार्य है कि आयकर विभाजन करना, उत्पाद शुल्क का विभाजन और सहायतार्थ अनुदान देना, ये सभी वित्त आयोग के कार्य हैं। लेकिन व्यापार कर का विभाजन यह वित्त आयोग का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 65 कि राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है। राज्यों को वित्तीय आवंटन यानी राज्यों को वित्त बांटने का कार्य वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 66, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है। केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण वित्त आयोग करता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो दोस्तों वित्त आयोग के गठन के बारे में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 68। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? दोस्तों वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्यों की व्यवस्था है, यानी वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसी नियुक्ति करने पर वर्जना है? दोस्तों वे थे A.K. चंदा, जिन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद भी वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और वह पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। तो A.K. चंदा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 70 कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे K.C. नियोगी। K.C. नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है जो 2020 से 2025 तक जिसका कार्यकाल रहेगा और इसके अध्यक्ष हैं N.K. सिंह। N.K. सिंह का पूरा नाम नंद किशोर सिंह है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो दोस्तों वह है वित्त आयोग, जो राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने में अनुशंसा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों वित्त आयोग का मुख्य कार्य है कि केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो दोस्तों वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 75 कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 के तहत। दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई 3 सेवाओं को संयुक्त रूप से नाम दिया गया है। ये 3 सेवाएं हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी जिसे IAS कहते हैं, भारतीय वन सेवा जिसे IFS कहा जाता है, और भारतीय पुलिस सेवा जिसे IPS सेवा कहते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनका प्रावधान अनुच्छेद 312 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 76 कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है राज्यसभा, वह भी 2/3 यानी 2/3 बहुमत से राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 79। क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? तो दोस्तों नहीं, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 80 कि भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवा हैं? तो दोस्तों भारत में अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रांतीय सेवा, ये सभी प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं होती हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो दोस्तों हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS और भारतीय वन सेवा यानी कि IFS, ये सभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, लेकिन भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। अखिल भारतीय सेवा में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, जबकि ये तीनों ही अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है। तो भारतीय राजस्व सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, जबकि ये तीनों ही
अखिल भारतीय सेवा हैं। भारतीय वन सेवा, प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा, ये सभी अखिल भारतीय सेवा हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84। 1961 तक किसी अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की गई थी। तब से अब तक अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई नई सेवाएं निम्न में से कौन है? तो दोस्तों 1961 तक किसी अतिरिक्त भारतीय सेवा की स्थापना नहीं की गई थी। तो जो नई सेवाएं हैं जिन्हें अखिल भारतीय सेवा में शामिल किया गया है वह इनमें से कौन सी है हमें बताना है। तो दोस्तों नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय अनुविज्ञान सेवा, सांख्यिकी सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय न्यायिक सेवा। दोस्तों ये सभी नई अखिल भारतीय सेवाओं की सूची में शामिल की गई हैं। तो दोस्तों इसीलिए ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 6 सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई थी मार्च 1954 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण हैदराबाद में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया था? सिविल सेवाओं का भारतीयकरण लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? दोस्तों अखिल भारतीय सेवा का गठन संसद कर सकता है, क्योंकि दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल सेवाओं का गठन किया जा सकता है, तो इसका अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग जिसे UPSC कहते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? तो दोस्तों वह देश है चीन, जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है भर्ती करना। अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती करना संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य और होते हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग में कुल 10 सदस्य होते हैं, जिसमें से 9 अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पद अवधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो अध्यक्ष की जो पद अवधि है वह 6 वर्ष होती है या फिर 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 2,50,000 रुपये यानी कि 2.5 लाख रुपया प्रतिमाह वेतन के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है या किसको प्राप्त है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
तो दोस्तों इसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? तो दोस्तों इनकी भी उतनी ही होती है जितना कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की होती है, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 105, नीचे दिए हुए दोनों वक्तव्यों पर विचार कीजिए और इनमें से एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। तो दोस्तों हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से सही हैं। तो कथन है कि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है। कारण है कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो दोस्तों इसमें ए गलत है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन नहीं है। लेकिन आर सही है कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो इसलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो पहला है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नहीं, ये नहीं है। ए और आर दोनों सही है तो ये भी गलत होगा। ए सही है तो ए तो अपन ने गलत बताया है तो ये भी नहीं होगा। तो ए गलत है लेकिन आर सही है तो ये सही है बिल्कुल। ए इसमें सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। यह दोस्तों किस स्थिति में हो सकता है हमें ये बताना है। प्रश्न है पूछा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं तो बिल्कुल संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है और संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भी नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें दोनों सही है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों परिस्थितियों में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? वह अधिनियम कौन सा था हमें बताना है। तो दोस्तों पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अधिनियम के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो दोस्तों 4 कथन दिए हैं, इसमें से संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बाकी सभी गलत हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता यह है कि तटस्थता एवं निष्पक्षता ये सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पद अधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों वह संवैधानिक पद अधिकारी है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, जिसको पद से हटाने के लिए यानी पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 113, कि भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की जो 3 श्रेणियां हैं जिनका प्रावधान संविधान में मिलता है वह है अखिल भारतीय सेवा, केंद्र सेवा एवं राज्य सेवा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 114 है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पद अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों की पद अवधि होती है 6 वर्ष की या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 115, कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्य अपना त्यागपत्र
राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? तो दोस्तों उन्हें पदमुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उसके जो सदस्य होते हैं, इनको कदाचार और असमर्थता के आधार पर पदमुक्त किया जाता है, वह भी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 117। इस संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए क्या है? लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए एक सलाहकारी कृत्य है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 118 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 119। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 120 है कि राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देखते हैं? तो वे अपना त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है, वह नियोजन कौन सा है? तो दोस्तों वह नियोजन है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न में ये कहा गया है कि जो राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य जब सेवानिवृत्त हो जाता है, इसके बाद वह संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है और अध्यक्ष भी बन सकता है। ये उस पद के लिए पात्र हो जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 122 है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों वह था 41वां संशोधन, जिसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124 कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? तो दोस्तों वे कर सकता है राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति पदमुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे है? तो दोस्तों ये शक्ति है राज्यपाल को कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित वह कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126 कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किससे संबंधित था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार करने से संबंधित था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की है? दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में आधार नीति, स्थानीय शासन और आतंकवाद का सामना करने आदि विषयों पर रिपोर्ट तैयार की है। 1, 2, 3 इसमें सही है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसमें दोस्तों भ्रष्टाचार का उन्मूलन यह प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्य नहीं है, इसीलिए केवल 1, 2, 3 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128 कि भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 129 निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की थी? तो दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की। प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये विचार दिया कि लोकपाल का पद का सृजन करना चाहिए। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130 कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए सिफारिश करने वाली समिति
के जो सदस्य हैं वह है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष के नेता, ये उस समिति के सदस्य हैं। लेकिन राज्यसभा का सभापति उस समिति का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 131। राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 132। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संवैधानिक निकाय हैं? तो दोस्तों ये चारों में से हमें बताना है कि संवैधानिक निकाय इनमें से कौन से हैं और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमें चुनना है। तो पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये बिल्कुल संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी नहीं है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह भी संवैधानिक निकाय नहीं है। केवल इसमें एक ही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसलिए केवल ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 133। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 134। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 135 कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? इसका गठन किया था 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। सबसे प्राचीन काल से आरंभ करते हुए आयोगों के गठन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले निर्वाचन आयोग बना था, उसके बाद योजना आयोग, उसके बाद वित्त आयोग और फिर निवेश आयोग बना। तो यही इसके आयोगों के गठन का सही अनुक्रम है। निर्वाचन, योजना, वित्त और फिर निवेश आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो दोस्तों 5 परिषद बताए थे, 5 तरह के परिषद होते हैं। तो इनमें बताया है कि पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री ही पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो दोस्तों पहला परिसीमन आयोग गठित हुआ था 1952 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो दोस्तों इन क्वेश्चंस में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करे, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी और इस आयोग के गठन की सिफारिश संथानम समिति ने की थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसका किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो सूचना आयोग का गठन हुआ था 2005 में। अगला है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था 1964 में, अभी बताया गया था इससे पहले वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 143। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 144 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1955 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है? दोस्तों इन चारों में से राष्ट्रीय महिला आयोग अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है। 338 ए में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 146। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए और
इनकी नियुक्ति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से चुनिए। तो दोस्तों ये सभी 4 नाम दिए हैं सभी महिलाओं के जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी। तो इनके कालक्रम के अनुसार इन्हें हमें जमाना है। तो सबसे पहले दोस्तों जयंती पटनायक जो कि प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष थी, सबसे पहले इन्होंने कार्य किया। इसके बाद डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी और इसके बाद डॉक्टर गिरिजा व्यास और फिर ममता शर्मा। तो दोस्तों 1, 4, 3 और 2, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों एक तरफ संस्थाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं, अंतरराज्य परिषद इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ये भी सही है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों जो सही नहीं है वह है ऑप्शन बी, क्या यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 1954 में हुई, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, ये गलत सुमेलित किया गया है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई थी, यहाँ पर 54 दिया है, इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की प्रश्नावलियों में कुल 147 प्रश्न थे जो हमने पूरे कर लिए हैं। दोस्तों यदि आज की वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हैं या हमारे वीडियो यूट्यूब के सभी वीडियोस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। गणित के गुरुजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें। दोस्तों मात्र 200 रुपये में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जाएगी। जब तक कि ये चैनल रहे और हम रहेंगे तब तक आपको फ्री पीडीएफ मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। और यदि पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।